सो जय हिंद एवरीवन, कैसे हो? आई होप से बढ़िया बेहतर और डेफिनेटली अच्छे हो गए। इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी और डीबी दोनों का न्यू रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। फिलहाल आपने टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे अगर आप जुड़े होगे तो डेफिनेटली देख लिया होगा। मैं वीडियो के थ्रू यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो शेयर करने वाला हूँ। बाकी अगर आपका कोई और भी डाउट आएगा तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन पे आस्क कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे देखने को मिल जाएगा, या तो आप टेलीग्राम पे जाकर सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन एजुकेशन वहाँ पे भी अपन 29 के लोग हैं, ठीक है। और उसमें आप भी जुड़ सकते हैं, और उसके साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप वहाँ पे ऐड ऑन हो सकते हैं। फॉर्म की बात कर लेते हैं। 11 फरवरी 2025 से फॉर्म फिलअप आपका स्टार्ट होगा और 25 फरवरी 2025 तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 02/2025 बैच के लिए नोटिफिकेशन है। आगे और भी जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, यहाँ पे 2 पोस्ट के लिए आपका नोटिफिकेशन निकाला गया है। वो कौन कौन सी पोस्टें हैं? एक नाविक जीडी के लिए, एक नाविक डीबी के लिए, ठीक है। अलग अलग दोनों पोस्टें आप इनमें से किसी एक के लिए कर सकते हैं। क्लास 12th पास के लिए जीडी होता है और 10th के लिए डीबी होता है। मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप 12th पास हैं तो इस पोस्ट के लिए जाइए, थोड़ा बेहतर होती है वर्क प्रोफाइल के बेसिस पे। एज की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे एज जो रखी गई है वो 1 सितंबर 2003 से लेके 31 अगस्त 2007 के बीच के कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर मिनिमल एज की बात कर लेते हैं तो 18 साल, और मैक्सिमम एज की बात कर लेते हैं तो 22 साल की एज की डेट के कैंडिडेट इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर यहाँ पे एक चीज़ और शेयर करूँगा, एज रिलैक्सेशन भी मिलता है 5 साल का SC/ST कैंडिडेट को और 3 साल का OBC कैंडिडेट को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वैकेंसी जो होती है वो कम ज़्यादा हो सकती है, ये बस लिखते हैं, कभी कम ज़्यादा होती नहीं है। टोटल अगर वैकेंसी बात कर लेते हैं नाविक जीडी में तो 260 पोस्टें हैं, जिसमें भी जोन वाइज वैकेंसी डिवाइड हो जाती हैं। नॉर्थ जोन, वेस्ट जोन, ईस्ट जोन, साउथ जोन, सेंट्रल जोन, ठीक है। तो यहाँ पे UR की जैसे मैं बात कर लेता हूँ तो जोन वाइज पे देख सकते हो 100 वैकेंसी है 260 में। अदर कैटेगरी OBC की 68 है, ST की 28 है, SC की 39 है और EWS की 25 पोस्ट है, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे स्कोर ज़्यादा आता है तो आप जनरल पे काउंट हो जाएंगे। चलिए, डीबी की वैकेंसी 40 है तो डीबी की वैकेंसी एज यूजुअल कम ही आती है। हमेशा 50 पोस्ट आती थी, इस बार 40 पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगी। चलो खैर, 10 पोस्ट। अगर मैं यहाँ पे जोन वाइज देखना चाहते हो आप किस जोन पे बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली अपना जोन देख सकते हो। यहाँ पे नॉर्थ जोन में ये स्टेट आते हैं, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल वगैरह। वेस्ट बंगाल पे ये आते हैं, ईस्ट पे आते हैं, साउथ पे आते हैं, सेंट्रल पे आते हैं। वैकेंसी कम ज़्यादा हो सकती है, ये चीज़ उन्होंने मैंशन करी है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेता हूँ तो स्टेज वाइज चीज़ें होती हैं। स्टेज फर्स्ट होता है जिसमें आपका पेपर कंडक्ट कराया जाता है। स्टेज 2 होता है जिसमें आपका फिजिकल कंडक्ट कराया जाता है। स्टेज 3 होता है, इसमें एक पेपर और भी होता है, ठीक है। स्टेज 3 जो होता है यहाँ पे कैंडिडेट बहुत फेल होते हैं। इस बार तो सबसे ज़्यादा फेल तो इस बार इसी पे हुआ है। स्टेज 3 आपका मेडिकल और रीमेडिकल एग्जाम होते हैं। आगे फाइनल मेरिट वगैरह, बायोमेट्रिक। चलो मैं वही चीज़ें बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है फिलहाल के बेसिस पे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है आपका, तो वहाँ पे मेंशन करा कि आपको क्या क्या लेके जाना होता है, इसके भी आपको जानने की कोई नीड नहीं है। हाँ, बायोमेट्रिक रिगार्डिंग कैंडिडेट टू द फॉलोइंग, ठीक है। आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ मार्क्स पास होने के लिए कितने नंबर लाने होते हैं। अगर डीबी पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो 60 नंबर का पेपर होता है, जिसमें जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को 30 नंबर चाहिए होते हैं और SC/ST कैंडिडेट को पास होने के लिए 27 नंबर चाहिए होते हैं मिनिमल। बेसिकली इतना कट ऑफ नहीं जाता है। 60 में से इसके अगर कट ऑफ की बात करता हूँ तो लगभग 45 से 50 नंबर तो जाता ही है, निगेटिव मार्किंग नहीं होती। अगर आप नाविक जीडी का फॉर्म फिलअप करेंगे तो वहाँ पे आपको 30 नंबर, तो मान लो 2 पेपर होते हैं, सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड। सेक्शन फर्स्ट में आपको 30 नंबर लाने होंगे और सेक्शन सेकंड जो 50 नंबर का पेपर होगा उसमें आपको 20 नंबर लाने होंगे। सेक्शन फर्स्ट का जो पेपर होता है वो मान लो डीबी का पेपर होता है, और सेक्शन सेकंड का जो पेपर होता है वो मान लो जीडी का पेपर 50 क्वेश्चन। मतलब ओवरऑल आपको ये दोनों सेक्शन पे मिल के ही कट ऑफ बनता है, ठीक है। वहीं पे SC/ST का नीचे मेंशन कर रखा है, ठीक है। चलो, अलग अलग पास होना कंपलसरी है, ये चीज़ हमें बता रखे हैं। अगर आप पे सिलेबस देखना चाहते हो तो सिंपल सी बात है, देख सकते हो यहाँ पे सिलेबस क्या है दोनों का। ये देखो 25-25 जो मैंने बताया था ना, सेक्शन 2 में 50 नंबर का जो पेपर होगा इसके लिए 30 मिनट का टाइम मिलेगा। 25 क्वेश्चन आपको मैथ्स के मिलेंगे, 25 क्वेश्चन आपको फिजिक्स के मिलेंगे। ये आपका जो आप 11th एंड 12th में NCERT बेस्ड साइंस और मैथ्स पढ़ के आए हैं वही वाले क्वेश्चन यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। इसमें से आपको 20 नंबर UR, EWS, OBC कैटेगरी से पास होना मैंडेटरी होता है और SC/ST कैटेगरी से 17 नंबर। अगर आप ये चाहते हैं कि भैया ये और अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए तो वीडियो बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन पे, हम और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। जिन कैंडिडेट को नहीं पता है कि कहाँ पे कितना स्कोर, कैसे क्या चीज़ें होती हैं। मैथ्स में 20,
ठीक है। ये क्वेश्चन अगर सेक्शन फर्स्ट में बात करता हूँ तो ये अर्थमेटिक के 20 क्वेश्चन आते हैं, साइंस के 10 क्वेश्चन होते हैं, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन होते हैं, जीके के 5 क्वेश्चन होते हैं। अब जीके जैसे टॉपिक पे अगर आप यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हो, ज़्यादा टाइम दे रहे हैं तो इरेलीवेंट बात होगी। सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको ध्यान देना होता है साइंस पे, क्योंकि साइंस के टोटल क्वेश्चन आते हैं 35, और उसके बाद मैथ्स पे, क्योंकि मैथ्स के टोटल जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं 45। ठीक है, तो मैथ्स और साइंस मिलाकर के ही काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे बन जाता है जाके 80 नंबर के आसपास। अगर इन दोनों में आपका बहुत अच्छा स्ट्रांग है, स्ट्रांग क्योंकि निगेटिव नहीं होती, तो आप 80 में से 70 के आसपास पहुँचते हैं तो आपका बढ़िया होता है, लेकिन पेपर अच्छा आता है। नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स की बात करते हैं तो पेपर में आपका नॉर्मलाइजेशन तो होता ही है, वो तो सिंपल सी बात है यार। स्टेज 2 यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे एक टेस्ट होता है, असेसमेंट टेस्ट होता है, जिसमें आपको साइंस कह रहा हूँ, जीके के, मैथ्स के, इंग्लिश के, रीजनिंग के 10-10 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। 40 नंबर का पेपर होता है, 20 नंबर लाने मैंडेटरी होते हैं। अब देखो यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया, बट मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं रिव्यू वगैरह शेयर करता रहता हूँ, और वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बहुत ज़्यादा कैंडिडेट इस बार यहाँ पे फेल हुए हैं। पीएफटी की अगर बात करते हैं, मतलब 20 नंबर नहीं ला पाते कैंडिडेट, बस ये है। ठीक है, पीएफटी की बात करते हैं 1.6 किलोमीटर का रनिंग होता है, 7 मिनट में 20 स्क्वाट्स इन पुशअप्स, लेकिन इतना भी कठिन नहीं होता। अगर पेपर आप आराम से निकालते हैं तो वहाँ पे भी हो जाता है। डॉक्यूमेंट के बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे। एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट डेट ऑफ इश्यू, ऑल डॉक्यूमेंट्स हैज़ बीन ऑन बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर अभी नहीं बना है तो आप बनवा लीजिएगा कि जो क्लोजिंग डेट एप्लीकेशन होता है उससे पहले का ही बना होना चाहिए, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगी। ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर डॉक्यूमेंट्स में खिंचखाएँ करने वाला है तो कोस्ट गार्ड ही है। 21 दिन री मेडिकल एग्जाम के लिए मिलते हैं। आप पढ़ने के लिए कहानी पूरी पढ़ के आपको सुनाता रहूँ, लेकिन वो कोई मतलब की नहीं है। ठीक है, थर्ड स्टेज में आपका मेरिट लिस्ट आ जाता है, जिनके कैंडिडेट 2 प्रेफरेंस के बेसिस पे यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाता है। कैंडिडेट जिसके ज़्यादा मार्क्स होते हैं सेक्शन फर्स्ट में उनको, और उसके बाद जिनकी मेरिट में पोजीशन हाई होती है एज के अकॉर्डिंग, उनको वहाँ पे प्रेफरेंस मिल जाती है। ठीक है, और स्टेज थर्ड आपका वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड करके बता रखा है। मैं आपको यहाँ पे बस थोड़ा सा वो प्री इनरोलमेंट मेडिकल एट INSL का, ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट अभी है नहीं। हाउ टू अप्लाई, फॉर्म फिलअप की अगर बात कर लेते हैं तो 11 फरवरी से आपका फॉर्म फिलअप होगा, और 25 फरवरी 2025 यहाँ पे इसका लास्ट डेट रहने वाला है। मतलब 12 से 13 दिन को यहाँ पे 14 दिन यहाँ पे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्या क्या एप्लीकेशन वगैरह के क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे आस्क कर लीजिएगा यार, तो अपन जरूर शेयर कर देंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो चीज़ हमें यहाँ पे मेंशन कर रखा है। स्टेज फर्स्ट के लिए क्या चाहिए, स्टेज सेकंड के लिए क्या चाहिए, वो चीज़ है यहाँ पे। फोटो का एग्जामिनेशन फीस की बात करते हैं तो 300 रुपये आपका फीस लगने वाला। अगर कैफे से फॉर्म फिलअप करवाएंगे तो फिर मैक्स टू मैक्स 350 रुपीज़ आपके फॉर्म फिलअप में लगने वाले हैं। अगर पेपर की डेट की बात कर लेते हैं कि आपको जो एग्ज़ाम कंडक्ट कब कराया जाएगा, तो यहाँ पे मिड इन अप्रैल पे पेपर हमारा कंडक्ट कराया जाएगा। और अगर मैं बात कर लेता हूँ स्टेज 2 की, तो जून 2025 पे, मतलब मिड इन अप्रैल पे। ठीक है, तो आप मान सकते हैं आपका पेपर जो होगा वो 4th मंथ पे होगा, और अभी जनवरी चल रहा है तो आप 20 अप्रैल तक अपना पेपर मान के चल सकते हैं। नवंबर वाले बैच के लिए इसका ट्रेनिंग स्टार्ट होगा। रिजल्ट डिक्लेरेशन 30 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है। हर एक स्टेज का 30 दिन के भीतर आपका रिजल्ट आता रहता है। ठीक है, कब कौन सा एडमिट कार्ड आएगा वो चीज़ हमें यहाँ पे मेंशन कर रखी है। मेडिकल एग्जामिनेशन, अभी मेडिकल के बारे में मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की ज़रूरत है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है यहाँ पे कि द बेसिक ट्रेनिंग विल कमेंस इन अर्ली मिड सितंबर। देखो यहाँ पे लास्ट टाइम भी यही चीज़ मेंशन कर रखी थी, बट उन्होंने थोड़ा सा लेट करवाया था। ठीक है, तो नेवी की वजह से सारा का सारा कुछ लेट हो जाता है, नहीं तो ये तो अपना ये सितंबर पे ये चीज़ें करवा लें। सितंबर पे इस बार इन्होंने क्यों मेंशन कर रखा है, क्योंकि नेवी का जो बैच है या फिर कोस्ट गार्ड का जो बैच अभी ऑलरेडी ट्रेनिंग पे है, उनका पीओपी जो है वो मार्च पे है, और जैसे ही वो पीओपी कंप्लीट होगा उसके बाद उनका नेक्स्ट बैच, मतलब जो अभी बैच अभी जिसका फेज 2 कंप्लीट हुआ है वो बैच ट्रेनिंग अप्रैल से स्टार्ट करेगा, और जिसका पीओपी होगा अगस्त में। तभी इन्होंने सितंबर मेंशन कर रखा है इस बार। हो सकता है अगर ये चीज़ें टाइम से चलती हैं तो फिर सितंबर पे ही आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ पर ट्रेनिंग का मेंशन कर रखा है 10-12। ठीक है, तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मुझे आप सभी को शेयर करनी थी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट या क्वेरी आ रही हो तो कमेंट सेक्शन पे आस्क कर लीजिएगा। सैलरी वगैरह के बारे में हम कभी बात पे बता देंगे आपको, अगर जानना है तो। अदर बेनिफिट्स हमें मेंशन कर रखे हैं। यहाँ पे लीव ठीक ठाक मिल जाती है। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं रुको देख लेते हैं सैलरी पे एंड पक्स पे बात कर लेते हैं। ठीक है, नाविक जनरल ड्यूटी की बेसिक पे अगर होगा जो आपका लेवल 3 का जॉब है, ठीक है, 21,700 रुपये आपको बेसिक मिलेंगे। साथ में आपको डियर अलाउंसेस वगैरह अदर चीज़ें यहाँ पे काफ़ी सारी मिलने वाली हैं। DB का भी सैलरी सेम टू
टू सेम ही रहने वाला है। और भी चीज़ें यहाँ पे मिलने वाली हैं। प्रमोशन है, प्रीक्विजिटिव साइट्स जो होती हैं वो क्या होता है, प्रधान अधिकारी तक आपका प्रमोशन होगा। आपका जो पे स्केल होगा 47,600 तक जाएगा। लेवल 8 तक का जॉब होता है और डीएनएस अलाउंसेस काफ़ी सारे मिल जाते हैं, ठीक है। अदर बेनिफिट्स में यहाँ पे काफ़ी सारी फ्री मेडिकल फैकल्टी मिलने वाली, फ्री रेशन एंड क्लॉथिंग वगैरह आपको मिलेंगे। गवर्नमेंट एकोमोडेशन मिलेगा, एचआरए फॉर सेल्फ एंड फैमिली के लिए मिलने वाला है। और उसके बाद 45 डेज़ का आपको लीव होता है एंड 8 डे आपको कैजुअल लीव मिलता है। मतलब लगभग आपके पास 60 डेज़ का एवरेज आपको लीव यहाँ पे मिल जाता है। काफ़ी सारी चीज़ें और भी हैं यहाँ पे, कैंटीन फैकल्टी एंड अदर लोन फैकल्टीज़ वगैरह। यहाँ पे मुझे लगता है इंश्योरेंस कवर वगैरह भी आपको 75 लाख का मिल जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार यहाँ पे, मतलब यहाँ पे जितना मेंशन है ना इससे ज़्यादा ही होता है, इससे कम नहीं होता। तो आप परेशान मत होइएगा। बाकी अगर आप सभी को और भी कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन पे आज कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे बोलूँगा, ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना और वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। फर्स्ट टाइम अगर वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच। जय हिंद।